स्वागत है दोस्तों आपका एक नए वीडियो में। हम लोग एनसीईआरटी क्लास 6 की बुक पढ़ रहे हैं और आज हमारा चैप्टर 3 है जिसमें हम पढ़ेंगे आरंभिक नगर। जब भी हम आरंभिक नगर की बात करते हैं दोस्तों, तो भारत के परिप्रेक्ष्य में, हमारे परिप्रेक्ष्य में सबसे पहले कौन सी चीज दिमाग में आती है कि हड़प्पा सभ्यता ही आती है। तो दोस्तों एक बात इमेजिन करो कि आज से लगभग 4600 वर्ष पूर्व भारत और पाकिस्तान के विशाल क्षेत्र में एक ऐसी सभ्यता विकसित हुई थी जिसकी नगर योजना देखकर आज के इंजीनियर भी हैरान रह जाते हैं दोस्तों। जब दुनिया के अधिकांश लोग छोटे छोटे गांव में रहते थे, तब यहाँ चौड़ी सड़कें, पकी ईंटों के मकान, घर घर स्नानागार थे और आश्चर्यजनक बात यह है कि पूरे शहर में जल निकासी की वैज्ञानिक व्यवस्था थी, जिसको आगे हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग आरंभिक नगर की बात करते हैं। तो चलिए 2600 ईसा पूर्व की यात्रा शुरू करते हैं, क्योंकि 2000 इधर हो गया ईसा पूर्व के बाद हम लोग जहां तक हैं वर्तमान में 2026 में, और उधर जब माना जाता है लगभग 2450 या 2500 या 2600 मान लेते हैं शुरुआत। यूं 3000 ईसा पूर्व से शुरुआत मानी जाती है प्रारंभिक हड़प्पा की, लेकिन परिपक्व हड़प्पा के तौर पे 2450 के आसपास से 1750 के आसपास माना जाता है। तो कुल मिला के हम बीच में 2600 ईसा पूर्व की यात्रा करते हैं। ठीक है, तो कहानी शुरू होती है हमारी सबसे पहले यहीं से। तो हड़प्पा सभ्यता को केवल एक शहर नहीं बल्कि पूरी शहरी संस्कृति कहा जाता है। 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व के बीच में माना जाता है। हालांकि जैसे हमने बात की पहले कि जो प्रारंभिक अवस्था थी हड़प्पा की, वो 3300 बीसीई मानी जाती है प्रारंभिक अवस्था। ठीक है, जबकि परिपक्व अवस्था की बात करेंगे तो परिपक्व में आ जाते हैं लगभग 2500-2600 बीसी के आसपास। ये अलग अलग वैज्ञानिक अलग अलग बताए हैं, तो अनुमान में ये समझ लो। हालांकि बहुत जगह आपको मिलेगा 2450 से 1750, कोई 2800 से 2500 मानता है, वो अलग कहानी है। इसमें बाद में देखेंगे कि फैक्ट और फिगर्स क्या हैं, लेकिन अनुमान में ये मोटा मोटा समझो कि यहाँ लगभग परिपक्व अवस्था कब थी, 2600 बीसी के पास थी। लगभग कब तक चली थी, 1900 बीसी के आसपास तक चली थी। उसके बाद उत्तर हड़प्पा काल आ जाते हैं, धीरे धीरे पतन शुरू हो जाता है। तो इसका नाम सर्वप्रथम हड़प्पा क्यों पड़ा दोस्तों? इसलिए पड़ा क्योंकि सबसे पहले इसी नगर की खुदाई हुई थी, और जो पुरातत्व विभाग है, पुरातत्व का इतिहास है, उसमें ये बात होती है कि सबसे पहले जिस स्थान पे हम लोग जाएंगे, जिस स्थान की एक्सकवेशन करेंगे, तो उसी के नाम पे अगर कोई संस्कृति मिलती है तो मतलब उसी के नाम पे उस क्षेत्र का नाम भी पड़ जाएगा। ठीक है, तो अब इसमें देखो बैलगाड़ी भी दिख रही है, पोट्री भी दिख रही है, व्यापारी भी दिख रहे हैं। तो इस तरीके से सभी अपने अपने कामों में लगे थे। ये बीड्स से कुछ मालाएं बना रही होती थी, यानी एक स्थान पर रहने का स्थान नहीं था, बल्कि एक व्यवस्थित आर्थिक व्यवस्था थी दोस्तों। यहाँ लोग खेती करते थे, मिट्टी के बर्तन बनाते थे, धातु के औजार बनाते थे और मनके भी तैयार करते थे। और सबसे रोचक बात यह है कि इनकी लिपि आज तक पढ़ी नहीं जा सकी है दोस्तों। जैसे कि हम इसके पहले कल वाले वीडियो में जो कि कला की बात कर रहे हैं, तो हड़प्पा कला में हमने इसको डिटेल में देखा था। अगर आपका मन है तो देख सकते हैं लिस्ट में जाके कला को। तो इस लिपि को आज तक पढ़ा नहीं गया है, यानी इनके जो हजारों संदेश हैं आज भी हमारे लिए रहस्य बने हुए हैं। तो अब सवाल उठता है दोस्तों कि इस सभ्यता की सबसे बड़ी विशेषता क्या रही है? तो ये 3D एक है हड़प्पा, लेकिन हम लोग बात करने वाले हैं विशेषता की। तो विशेषताओं के तौर पे सबसे पहले सबसे ज्यादा यही परीक्षा में पूछा जाता है दोस्तों कि हड़प्पा सभ्यता को महान क्यों कहा जाता है। तो इसमें यही विशेषताएं हमको लिखनी होती हैं। जैसे सुव्यवस्थित नगर थे पहले, सुव्यवस्थित नगर में कि
लगभग जो सड़कें थी एकदम देखो सीधी दिख रही हैं और इधर से कोई सड़क जाएगी तो एकदम समकोण पे ही काटेगी 90 डिग्री पे। तो ग्रिड पैटर्न बन जाता है, जैसे मान लो कोई ये सड़क गई, ये गई, फिर यहाँ से, फिर यहाँ से, और मान लो ऊपर से कोई, तो ये एक ग्रिड बन गया ना, ग्रिड। जैसे कि हम लोग चेस खेलते हैं उसमें ग्रिड बनी हुई होती है, उसी तरीके से ये यहाँ पे सड़कें बनी हुई थी। दूसरी चीज ये है कि पक्की ईंटों का निर्माण हुआ था, बट इनकी रेशियो बहुत अच्छे थे दोस्तों। 1:2 1:4 के अनुपात में ये ईंटें बनी हुई थी, यानी वैज्ञानिक माप पहले से तय था। तीसरी बात होती है जल निकासी की दोस्तों, कि लगभग हर घर से नाली निकलती थी जो मुख्य नाली में जाके मिलती थी। इस तरीके से देख सकते हैं। कलर चेंज कर लेता हूँ, ठीक है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है। वहीं सार्वजनिक स्नानागार ये काफी फेमस है दोस्तों, यानी भोजन संग्रह की आधुनिक जो व्यवस्था है वो यहाँ से मिलती है। सॉरी, भोजन, हाँ ये स्नानागार है। हम बात कर रहे हैं विशाल अन्नागार की, ये भंडारण की। तो यहाँ भोजन संग्रह की आधुनिक व्यवस्था मिलती है दोस्तों। तो अन्नागार था और स्नानागार भी था, यहाँ लोग नहाते भी थे। ऐसा माना जाता है कि केवल जो एलीट क्लास थी वही यहाँ पे स्नान ध्यान करती थी। इसके चारों तरफ कमरे भी बने हुए हैं, संभवतः कपड़े चेंज करने के लिए या कुछ रिचुअल्स के लिए भी हो सकते हैं। वैज्ञानिकों का अपना, पुरातत्वविदों का अपना अलग अलग मानना है, ठीक है। विदेशी व्यापार भी होता था, व्यापार वाणिज्य इनकी विशेषता थी। विशेषता क्यों थी? क्योंकि मेसोपोटामिया, जिसको सुमेर सभ्यता भी बोला जाता है, उनसे इनका व्यापार था। और मुहर और लिपि मिली है, आधुनिक तकनीक भी साझा करते थे। जो आभूषण थे, कला थे, यानी यह केवल रहने वाली सभ्यता नहीं थी दोस्तों, अगर कुल मिला लिया जाए यहाँ से यहाँ तक, तो बल्कि विज्ञान, व्यापार और संस्कृत का अद्भुत संगम भी था। इसके अलावा हमको मुहर और लिपि भी मिलती है, धातु और औजार, मन के और आभूषण, कला और मूर्तिकला। हालांकि ये पर्याप्त है इसमें लिखने में, इसको हम लोग थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। हाँ, इनकी विशेषताएं यही थी दोस्तों, प्रमुख रूप से अगर आपको लिखना होता है तो प्रमुख विशेषताएं थी सुनियोजित जो नगर व्यवस्था थी, उन्नत जल निकासी व्यवस्था थी, पक्की पक्की एवं मानकीकृत ईंटों का उपयोग करते थे। और सोचो, उपयोग उस टाइम की ईंटें इतनी अच्छी पकी हुई थी कि आज भी, आज मतलब कि जब अंग्रेज ट्रेन की पटरियां बिछा रहे थे तो उस समय उस ईंटों का प्रयोग वो सब पटरी के नीचे कर लिए थे। और जो बहुत सारे वहाँ के जो हड़प्पा कालीन पुराने अवशेष थे वो खत्म कर लिए। सोचो, ईंटें वहाँ की 3000 साल पहले की आज भी, तीन क्या, तीन दो, हाँ, 3 4, कितना हो जाएगा, लगभग 5000 साल पहले पहुंच रहे हैं। तो वही 4600 साल पहले, तो उसमें 3 मान लेंगे तो 3 2 5 हो जाएगा दोस्तों। ये तो 5000 साल पहले लगभग आ गए, पहुंच रहे हैं। पुरानी बुक्स में बहुत पुरानी हो जाती हैं तो बदलते नहीं हैं। इंडिया में यही प्रॉब्लम है कि हम अपडेट नहीं रहते हैं, तो इसमें समस्या आ जाती है, कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है। हालांकि इतनी पुरानी ईंटों को दोस्तों आज भी, वो मतलब 100 200 साल पहले भी यूज किया जा सकता था, किया गया था इवन। व्यापार और वाणिज्य का विकास हुआ, उन्नत शिल्प और उद्योग हुए, जिसमें मन का धातु और मृदभांड उद्योग, मुहरें और लिपि थी जो कि अपठित रही हैं, मानकीकृत बाट और माप भी थे यहाँ पे। बहुत ज्यादा इसमें डिटेल में नहीं चल रहे, 6 क्लास की है और हमको सिर्फ समझना है कॉन्सेप्ट क्या है, बाकी पढ़ने में समस्या नहीं होगी। और ये चीजें इसमें फिर भी हमने बहुत सारे फैक्ट्स अपने आपके एग्जाम के लिए रखा हुआ है जो कि काम आता आएगा ये सारी चीजें। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं और ये यहाँ दोस्तों कालीबंगा लिखा हुआ है जो कि राजस्थान में पड़ता है। और यहाँ की विशेषता रही है कि जुते हुए खेत मिले हैं, क्लाउडेड फील्ड मिला है। तो ये विश्व का सबसे प्राचीन पुरातात्विक प्रमाण माना जाता है हड़प्पा सभ्यता में, कालीबंगा पे। यहाँ पे अग्निकुंड के भी स्पष्ट प्रमाण मिले हैं, जबकि दुर्ग और निचला नगर तो दो मिले हैं, जबकि भूकंप के प्रमाण भी कालीबंगा से हमको मिलते हैं।
ठीक है। अब आगे थोड़ा चलते हैं। अब इसमें ये सारी चीजें होंगी। लोथल की बात करते हैं। गुजरात की प्रमुख विशेषताओं के तौर पर देखें अगर, तो विश्व का सबसे प्राचीन अगर डॉकयार्ड या गोदीवाड़ा बोला जाए या बंदरगाह बोला जाए तो भी लोथल ही आता है। लोथल आता है। विश्व जो समुद्री व्यापार का प्रमुख केंद्र था ये लोथल। मन का निर्माण के लिए भी ये प्रसिद्ध था। बीड्स बनाए जाते थे जिससे ये आभूषण बनाए जाते थे। गोदाम वेयरहाउस के अवशेष मिले हैं क्योंकि वहां पे से दूसरे मेसोपोटामिया और बाकी जगहों से भी व्यापार होता था, तो इसलिए यहाँ पे गोदाम भाई जाहिर सी बात है मिलेंगे ही। आगे चलते हैं दोस्तों। अगला ये मैप में हम लोग देख रहे हैं कि हड़प्पा के जो प्रमुख शहर हैं, ये मैप है क्योंकि ये देखो गुजरात है हमारा और हमारा ये इंडिया आ जाता है इधर, लेकिन बाकी सारी चीजें पड़ती हैं पाकिस्तान में। तो प्रमुख रूप से जो मुख्य शहर हैं जैसे मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, तो ये सब कहाँ पे हैं? पाकिस्तान में ही हैं। और पाकिस्तान में इनका काफी फैलाव है और हमारे यहाँ भी कुछ बहुत सारे शहर जो हैं हड़प्पा कालीन मिलते हैं। एक सवाल अगर आपको पता हो तो बताइए, ये उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम कौन कौन से क्षेत्र हैं इनके साथ मिलते हैं? मतलब सबसे पूर्वी क्षेत्र, सबसे पश्चिमी, सबसे उत्तरी, सबसे दक्षिणी कौन कौन से? ठीक है। प्रमुख नगर के तौर पे हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चहुंदड़ो, लोथल, कालीबंगा और धौलावीरा है। हड़प्पा पाकिस्तान में है, कहाँ पे? रावी नदी के किनारे। जबकि मोहनजोदड़ो भी पाकिस्तान में लेकिन सिंधु नदी के किनारे। चहुंदड़ो भी पाकिस्तान में है, सिंधु के किनारे। और लोथल गुजरात में है, साबरमती की एक सहायक नदी है, भोगवा नदी के किनारे। कालीबंगा राजस्थान में है जो कि घग्गर नदी के किनारे। जो खेत और अग्निकुंड मिले हैं कालीबंगा से। जबकि धौलावीरा गुजरात में है, खादिर बेट में स्थित है, यहाँ के जल संचयन अद्भुत व्यवस्था मिली है यहाँ पे। आगे हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख नगर की बात करते हैं। नगर में ये दोस्तों आ जाते हैं। सबसे पहले दो ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि भाई हड़प्पा और मोहनजोदड़ो मिला। हड़प्पा पंजाब पाकिस्तान वाला पंजाब में और मोहनजोदड़ो सिंध पाकिस्तान में मिलता है। ठीक है, बाकी इसको पढ़ लीजिए कि धौलापुरा गुजरात में और लोथल अहमदाबाद गुजरात में, कालीबंगा हनुमानगढ़ी राजस्थान में, राखीगढ़ी हिसार हरियाणा में, बनावली फतेहाबाद हरियाणा, रोपड़ पंजाब में, सुरकोटदा कच्छ के गुजरात में और चहुंदड़ो सिंध पाकिस्तान में मिला है। अब एक नया सवाल आता है कि इसमें सबसे बड़े से छोटे क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो दोस्तों राखीगढ़ी जो है हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा क्षेत्र है, सबसे बड़ा ज्ञात हड़प्पाई स्थल जिसको बोलते हैं, हरियाणा में है राखीगढ़ी। दूसरा है मोहनजोदड़ो, तीसरा है हड़प्पा। राखीगढ़ी, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और चौथा लोथल और पांचवा गनीरी वाला। ठीक है, पाकिस्तान में। आगे चलते हैं। अगला दोस्तों हड़प्पा सभ्यता के शिल्प की बात करते हैं जिसमें पोट्री आ जाती है। पोट्री मतलब मृदभांड जिसको बोलते हैं। हड़प्पा वासी बड़े सुंदर मृदभांड बनाते थे लाल मिट्टी के बर्तन से और इस पे बाद में चित्रकारी भी करते थे। वहीं मन का बीड मेकिंग की बात होती है तो ये बहुत उन्नत व्यापार था, उन्नत इंडस्ट्री थी वहां पे। कार्नेलियन जो था आगेट और लैपिस लाजुली, फैंस, सीपी, तांबा आदि से मन के बनाए जाते थे। ये सारी चीजें मन का निर्माण में होती थी। ठीक है। चहुंदड़ो जो है मन का निर्माण का प्रमुख केंद्र था। एक बात और आती है दोस्तों कि जो फेयंस होता है इसको फेयंस भी बोलते हैं, फाइयंस भी बोलते हैं। तो ये प्राकृतिक रूप से नहीं पाया जाता है बल्कि बालू या कहेंगे स्फटिक पत्थर जो होते हैं उनके चूर्ण में गोंद से मिलाकर बनाया जाता है फेयंस। बाद में इससे झुमके, नथुनी, ये सारी चीजें आभूषण बनाए जाते हैं। आगे धातु शिल्प में हम लोग बात कर लिए हैं काफी ज्यादा। हालांकि कल उस वीडियो में बात करेंगे किए थे। तो इसमें देखो नृत्य करती हुई लड़की की बात किए थे, तो उसमें अभी लास्ट में हम बात करेंगे कि कौन सी है। उसकी पिक भी लाए हैं, पिक्चर भी दिखाएंगे। धातु जो शिल्प था, मेटलर्जी जो थी दोस्तों, तांबा कांसा, सोना चांदी, सीसा,
ये सारी चीजें की जो धातुएं होती थी उनका उपयोग किया जाता था। औजार हथियार बनाने, मूर्तियां, आभूषण बनाने में भी प्रयोग किया जाता था। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे वही मोहर निर्माण है और इसको बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी हम लोग सिर्फ ओवरव्यू ले रहे हैं जिससे आप उस यानी आरंभिक नगर जो चैप्टर है उसको बहुत अच्छे से समझ सकें और पढ़ सकें उसके लिए। तो लास्ट में एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ इसमें आ जाती है, विशेषताओं के बाद सीधे ये दे देते हैं कि जो कच्चे माल थे और उनकी उपयोगिता क्या थी और वो क्या यूज करते थे। बाद में नगरों में रहने वाले जो भोजन थे, भोजन भी हम इसमें तो देखे थे दोस्तों। और कहाँ, एक मिनट, शायद भूल गया, छूट गया। तो उसमें काफी था, हम बता दे रहे हैं कि जैसे गेहूं, दालें, मटर, धान, तिल, सरसों, ये सब उगाते थे अनाज के तौर पे। और जानवर भी पालते थे दोस्तों ये सब। और इनमें जमीन की जुताई के लिए हल का प्रयोग करते थे। ये एक नई बात थी, लेकिन हल लकड़ी का था क्योंकि लोहे का आविष्कार उस समय नहीं हो पाया था हड़प्पा में। लोहे का आविष्कार बाद में जाके 1000 ईसा पूर्व के आसपास होता है। इसीलिए लकड़ी के जो हल थे वो खत्म हो गए, लेकिन खिलौने के तौर पर जो बनाया गया हल था पत्थर का, वो बचा हुआ मिला है। क्योंकि वहाँ बारिश कम होती है, आज भी उस क्षेत्र में बारिश कम होती है, तो इसलिए सिंचाई के लिए कुछ लोग कुछ तरीके अपनाए थे, जैसे मतलब पानी को संचित करना। इसलिए उनको तालाब, गोदीवाड़ा के आसपास भी मिलता है और बाकी जगहों पर भी मिलता है। और गाय बैल, गाय भैंस, भेड़ बकरियां पालते थे तो जानते ही हैं। और तो और एक चीज और छूट रही है कि गुजरात में जो हड़प्पा कालीन नगर था उसका सूक्ष्म निरीक्षण, ये अलग से एक टॉपिक दिए गए हैं जिसमें हम लोग पढ़ चुके हैं कि खादिरबेट में जो धौलावीरा नगर बसा था, ये कहाँ पे था। यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो कहाँ है धौलावीरा। ठीक है, ये गुजरात में दिख रहा है। तो यहाँ पे जमीन उपजाऊ थी और साफ पानी मिल जाता था। तो जहाँ हड़प्पा सभ्यता के कई नगर दो भागों में विभाजित थे, तो ये धौलावीरा जो नगर है वो 3 भागों में विभाजित था। तो धौलावीरा कितने भागों में विभाजित था? 3 भागों में। पत्थर की ऊंची ऊंची दीवार बनाई गई थी और बड़े बड़े प्रवेश द्वार थे दोस्तों। कि गुजरात की खंबात की खाड़ी में साबरमती के एक उपनदी पर, हालांकि ये सब बात कर लिए हैं, उपनदी पर था, भोगवा नामक नदी पर लोथल था। चलो बात करते हैं लास्ट में प्राकृतिक आपदा एवं भूगर्भिक परिवर्तन, नेचुरल एंड टेक्टोनिक फैक्टर्स की, जिसमें बाढ़, फ्लड आता है। जो जॉन मार्शल, अर्नेस्ट मैके और SR राव ने माना है कि भाई यहाँ पे फ्लड आता है, बाढ़ आती है। वहीं भूगर्भिक परिवर्तन और जल प्लावन की बात करते हैं तो MR साहनी मानते हैं, जबकि भूकंप के तौर पर रॉबर्ट रैक्स और जॉर्ज डेल्स का मानना है। एक बार एक नजर देख लो, बाकी लास्ट में हम लोग सिर्फ इम्पोर्टेंट देख लेंगे कि नदियों का मार्ग बदलने की बात कौन करते हैं? ST लैम्ब्रिक। क्योंकि अलग से इसमें आ जाता है कि नदियों के मार्ग बदलने की बात किसने की है? ST लैम्ब्रिक, DP अग्रवाल, सूद, ये सारे चारों दे देंगे, एक पूछा होगा। तो गंगा नदी का सूखना, ड्राइंग ऑफ रिवर्स, अगर नदियों के सूखने की बात करते हैं तो DP अग्रवाल और सूद रहते हैं। और जलवायु परिवर्तन में RL स्टाइन और अमलानंद घोष आते हैं। वहीं पर्यावरण के तौर पर वाल्टर फेयरसेविस मानते हैं कि पारिस्थितिक असंतुलन हो गया। वहीं बीबी लाल मानते हैं कि पर्यावरण के कारण आंतरिक पतन हो गया। वहीं आर्य आक्रमण राम प्रसाद चंद्र और मार्टिमर व्हीलर मानते हैं। जबकि व्यापार में गिरावट शरीर रत्नाकर मानते हैं। प्रशासनिक शिथिलता जॉन मार्शल मानते हैं। महामारी KAR कैनेडी मानते हैं। वहीं मार्टिमन, देखो ये 3 इंपॉर्टेंट है कि मार्टिमन व्हीलर आ जाता है कि आर्य आक्रमण सिद्धांत को मानते हैं और यही सबसे विवादित भी है, सबसे चर्चित भी है, एक परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है। वहीं जॉन मार्शल भयंकर बाढ़ की बात करते हैं, क्योंकि सभ्यता के जो सिंधु घाटी सभ्यता की खोज के समय ASI के हेड थे, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के हेड थे, इसलिए इनके
बाढ़ वाला मत बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। ऑरेनस्टाइन की बात और अमलानंद घोष जलवायु परिवर्तन को मानते हैं कि मौसम बदलाव और सूखे के कारण यह सभ्यता धीरे धीरे समाप्त हो गई। तो दोस्तों, ये सभ्यता में इतनी चीजें मिली हैं, पुजारी की मूर्ति मिली है, कल हमने डिटेल में देखा था। ये जो मातृ देवी की मूर्ति कहते हैं ना, यही मातृ देवी की मूर्ति है दोस्तों, देख लीजिए कितनी सुंदर है। होठ को, ये जो मुंह को चीर कर बनाया गया है, खूब ढेर सारे गहने पहने हुए हैं, तो और ये पंखदार टोपी भी लगाई हुई है। तो ये थी मातृ देवी, ठीक है। और वहीं ये डांसिंग गर्ल जो थी, इनकी विशेषताएं भी हमने देखा, क्योंकि लेफ्ट हैंड में चूड़ियां, राइट हैंड कमर पर जूड़ा बनाए हुए हैं, लगभग नग्न हैं, और क्या इसको बोलते हैं, हार के तौर पर 3 बीड वाला हार लगभग पहनी हुई लग रहा है। ये मुहर है दोस्तों, ये देखो डमी टाइप का बनाया गया है, हाथ जोड़ सकते हैं, सर जोड़ सकते हैं, इस तरीके से पेट में उभार थोड़ा देख लो, ये विशेषताएं हैं, ये सारी चीजें जरूरी है। और इसकी इस मुहर देखो, ये बैठा हुआ है पद्मासन में, और इस पे राइट साइड में गेंदा और ऐसा है, हाथी और टाइगर है, नीचे बारहसिंघा है, ऊपर लिखा हुआ है किसमें, सिंधु भाषा में। और इधर एक सिंगी जानवर है, पता नहीं था कि नहीं था, या काल्पनिक ही था, लेकिन ये मुहर पे मिलता है, और ये अनुष्ठानिक चीज कुछ मिलती है इसके आगे। और ऊपर ये सिंधु भाषा में लिखा हुआ कुछ मिलता है, जो कि अभी हम लोग पढ़ नहीं पाए। तो इस तरीके से हम लोग एक ओवरव्यू देख लिए दोस्तों, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें भी देख ली। तो अब आप समझ के पढ़ेंगे, अब वो चैप्टर पढ़ेंगे या इसमें जो भी चीजें आई हैं उसको देखेंगे, तो बहुत सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। और इसके आर्ट को देखना चाहते हैं तो फिर प्ले लिस्ट में जाइए, कला का 7 या 8 वीडियो है इसमें पड़ा हुआ है। दूसरा वीडियो सिंधु सभ्यता का है, वो देख लीजिए, बहुत अच्छा है, मजा आ जाएगी। इनकी सारी विशेषताएं अलग से हमने डिस्कस की है। मिलते हैं दोस्तों अगले चैप्टर पे, अध्याय 4 पे, जल्द ही, कल ही। तब तक के लिए धन्यवाद, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।